तो भाई फिर से आ गया मैं ये वाला वीडियो लेके तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक। समझ रहे हो। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले बता देता हूं, ये वीडियो जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज की तो गारंटी मैं देता हूं, इस वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके, और उतने ही क्लास 10th के लिए बिल्कुल इनफ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, पहली बात तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन मालूम है, हमने पढ़ा है सर, इक्वल टू का साइन जोड़ना होता है जिसमें उसी को इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पहचानने के लिए पहले इक्वेशन को पहचानेंगे किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो सर होती कैसी है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं सबसे पहले आपके लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सर ये होता है कि वो किस तरह से दिखाई देती है, कैसे देख के पहचानेंगे हम कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो उस चीज को देखने के लिए हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आ जाते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन है बिल्कुल। x क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है, x। यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। x पर जो हाईएस्ट पावर है पूरे में उस पर क्या है 2। देखो जब भी हाईएस्ट पावर 0 होती है तो वो चीज कांस्टेंट होती है, ठीक है। वेरिएबल पर पावर 0 हो तो आप कांस्टेंट बोलेंगे, वेरिएबल पर पावर 1 हो तो उसे लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। जब वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब इसमें तीनों टर्म अवेलेबल है, पहले 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला, क्लियर। इसलिए इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। जैसे देखो स्टैंडर्ड का एग्जांपल दो तुम्हें, ह्यूमन होते हैं, जैसे एक ह्यूमन, स्टैंडर्ड ह्यूमन में क्या होगा, स्टैंडर्ड जो आदमी है वो पूरी हर चीजें होंगी उसके पास, ठीक है। हाथ, पांव, नाक, कान पूरी तरह से, है ना, समझ रहे हो। लेकिन अगर ह्यूमन में कोई चीजें नहीं है तो ह्यूमन तो हो गए। सपोज मान लो आंख नहीं है, कभी भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक हाथ नहीं है ना, तो लेकिन ह्यूमन तो है पर दे आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रहेगी, पर क्वाड्रेटिक और भी तरह से हो सकती है, पर जो स्टैंडर्ड है मैक्स टू मैक्स वो इस तरह से दिखाई देगी। चलो, इसमें जो आपका ABC है, ABC क्या है, ABC, ये सब रियल नंबर है, रियल नंबर। अब ये डाउट नहीं, रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर जितने नंबर तुम जानते हो, हर तरह के नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जितने अभी तक पढ़े हो। ये ABC कोई भी नंबर हो सकता है, x² और x ये वेरिएबल है, ऐसे ही रहने वाला है, ठीक। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज सर, क्वाड्रेटिक हम तभी बोलते हैं जब x पर पावर 2 होती है, ऐसा आपने भी कहा, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक होने के लिए x पर पावर 2 का होना कंपलसरी है, तो फिर a का 0 होना भी कंपलसरी नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 कर दोगे आप a को सर, तो x² को पूरा 0 कर देगा, फिर तो क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होगा। a कौन है, x² का कोफिशिएंट ऑफ x² कैन नॉट बी 0। रियल नंबर में 0 भी आता है, इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर बोला ABC रियल नंबर है, लेकिन a को लिखना पड़ेगा कि 0 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से a 0 नहीं है। तो ये पूरी कंप्लीट बात हुई क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक इस तरह की होगी, बिल्कुल इसमें भी कोई डाउट नहीं। क्वाड्रेटिक आपका क्लियर हो गया कि भाई क्वाड्रेटिक इस तरह से दिखाई देती है। तो सर अगर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अगर हमें पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से दिखाई होगा। एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल में आप देखो, इसी से मैच करता हुआ 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। देखो a की जगह मैंने 3 लिखा, b की जगह 2 लिखा, c की जगह 1 लिखा, बिल्कुल जैसे ये लिखी है वैसे ये भी लिखी है, कोई दिक्कत। ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। क्या सर इसी तरह से होना जरूरी है क्वाड्रेटिक होने के लिए, नहीं। क्वाड्रेटिक होने के लिए ये तीनों का होना जरूरी नहीं है, ये स्टैंडर्ड में है ना। लेकिन x के पावर 2 होना जरूरी है, x का पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक रहेगी। हो सकता है ये दोनों टर्म ना हो, तब भी उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहा जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं देता हूं, कुछ भी तुमको दिखाता हूं। ये ले लो, देखो मैंने लिख दिया x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। x पर पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स 0 अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, हालांकि x वाला नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। x वाला टर्म नहीं है तो मान लेते हैं इसके अंदर कुछ डिफिशिएंसी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पर क्वाड्रेटिक तो है। क्वाड्रेटिक ना होने के लिए x पर पावर 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, 2 है तो फिर है।
तो क्या सर ये भी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सिर्फ इतना? हाँ बिल्कुल, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरह से कैसे भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर नेगेटिव का माइनस 3x इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक ही है, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए तीनों टर्म रहेगा आपके पास इस तरह से, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ, ये अपने आप में अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके तीनों टर्म अवेलेबल है, ठीक है। ए बी सी अगर यहां से कोई पूछे तो हम बोल देंगे सर ए इसका 4 है, बी इसका 3 है और सी इसका -1 है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड वाले में सी के बगल में प्लस होता है, यहां पर सी के बगल 1 के बगल में माइनस है, तो इसलिए सी हमारा पूरा क्या है, -1, ठीक। ए बी सी पहचानना आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पहचानना आ गया कि हाँ क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना जरूरी है, ये क्लियर हो गया। अगला टॉपिक मैं बताता हूं कि भाई यहां तो एक्स स्क्वायर सीधा दिखाई दे रहा है, हम पहचान ले रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जहां पर तुम्हें लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है पर वो क्वाड्रेटिक होगी। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे तुम्हें लगेगा ये तो क्वाड्रेटिक है सर, पावर 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद पावर 2 नहीं रहेगी, तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। आइए उसको चेक करते हैं कि हमें चेक करना पहले सीखेंगे। तो जो अपना पहला टॉपिक था वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, जिसमें एबीसी क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर पावर 2 होती है, इक्वल टू का साइन होता है, ये सब चीज पहला क्लियर हो गया। जो दूसरी चीज इस चैप्टर के अंदर समझनी है वो इस पर जो क्वेश्चन आता है, सेकंड कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। पहला क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, कि चेक करो जो मैंने क्वाड्रेटिक आपको दी है, हाँ वो क्वाड्रेटिक, चेक करो जो इक्वेशन लिख के दी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। इसको कैसे पहचानते हैं, इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको देख के देता हूं। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, हम यहां पर चेक कर रहे हैं, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। सब बस भी चेक कर रहे हैं कि भाई चेक करो कि जो दी हुई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ठीक है। मैं आपको एक के लिख के देता हूं, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो, क्वाड्रेटिक है? देखकर तो ऐसा लग रहा है कि x पर पावर 2 नहीं है, x पर पावर 1 वहां पे है, यहां पे भी 1 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक तो सर नहीं होगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। क्यों है? देखो आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 स्टेप सिंप्लीफाई कर लो। कभी भी देखकर, जो चीजें देखकर लगती है, कभी कभी वो चीज वैसा होती नहीं है, ये बात तुम जानते हो। दिखने में कुछ और है पर एक्चुअल में कुछ और है, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो समझ गए कौन सा कॉन्सेप्ट है। x का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, x का देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, एलसीएम लोगे नीचे x आ जाएगा, 1 से x को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, x। पहले 1 से x को डिवाइड करोगे तो x ही आएगा, उस x का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया भाई x स्क्वायर, प्लस x से x से डिवाइड होगा कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में आप देख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x गया 0 में मल्टीप्लाई कर गया, हो गया 0। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0 है तो यही वाली इक्वेशन, जिसको थोड़ा सा 2 स्टेप सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0 सर क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x पर पावर 2 है। यहां दिख नहीं रहा था पर था। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको कभी दिखेगा, कभी आपको नहीं दिखेगा पर होगा, कभी आपको दिखेगा पर होगा नहीं। उसका भी एग्जांपल लेना है, ठीक है, उसका भी एग्जांपल देता हूं, दिखेगा पर होगा नहीं। चलो ऐसी ही क्वेश्चन अगर देखना है कि आपको दिख रही है और वो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो अगला एग्जांपल ले लो, एक्स क्यूब प्लस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू लिख देता हूं, सपोज 1 लिख दिया, 0 क्या 1 लिख देता हूं। चलो क्या ये क्वाड्रेटिक है? x पर पावर 2 दिख रही है, 1/x दिख रहा है, इक्वल्स टू 1 दिख रहा है, सर क्वाड्रेटिक है? कहां क्वाड्रेटिक है भाई? क्वाड्रेटिक के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नीचे x कभी देखा है क्या? नहीं देखा ना, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो फिर से वही काम करोगे ना, इस x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, x क्यूब हो जाएगा, है ना, पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, बेस सेम हो तो फिर प्लस 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। अब ये x 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू x, इस x को इधर लाओगे,
एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिख रही थी क्वाड्रेटिक, निकली क्यूबिक, निकली क्या? क्यूबिक। तो यही होता है भाई, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, समझ रहे हो ना, लिखता कुछ और। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हम कैसे सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है सर या नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये चीज हो गई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, देखो जो पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें भी पहले हमने यही देखा था कि किस तरह से इक्वेशन दिखती है, और जब ये कंफर्म हो गया कि इक्वेशन दिखती किस तरह की है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, देख के पहचान ले रहे हैं कि इक्वेशन कैसा है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, या उसका सॉल्यूशन क्या होता है। अगला स्टेप तो यही होता है, बस ये भी यहाँ पे भी हो जाने वाला है। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न द सॉल्यूशन ऑफ और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो रूट से टेंशन नहीं लेने का, ये रूट कहां से आ गया भाई, रूट कहां से आ गया? रूट मतलब कुछ नहीं, जिसे रूट बोलते हैं उसी को सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। रूट और सॉल्यूशन ऑफ, रूट या तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट और सॉल्यूशन क्या होता है ये समझते हैं। देखो हम इतना जानते हैं कि कोई इक्वेशन हमको आप जब दोगे इस तरह से, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए, क्या कहा मैंने? x की ऐसी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है, देखो पहले ये वाला पार्ट जो है अभी तक जो हमने पढ़ा है मैथ में, इसको LHS बोलते हैं और इस वाले को RHS बोलते हैं। ठीक है, मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए कि x की जगह पे जब मैं वो रखूं ना सर, जब मैं उसे रखूं ना तो LHS भी 0 हो जाए, क्योंकि RHS 0 है, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, वही x की वैल्यू सॉल्यूशन और नहीं तो रूट ऑफ द इक्वेशन कही जाती है। कैसे निकल सॉल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है, क्लियर हो गया? अच्छा सर, क्वाड्रेट जो आप पॉलिनोमियल, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे तो आपने उस कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट होते हैं, 2 ऐसी वैल्यू होती है जो इसको 0 करने के लिए, LHS को 0 करने के लिए एलिजिबल होती है, मतलब 2 वैल्यू है जो 0 कर देगी। चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम उसे देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक। एक्स की कोई तो वैल्यू लाओ जो इसको 0 कर दे। एक्स की मैं बोलता हूं 1 ले लो भाई, 1 तो दिखाई दे रहा है ना, 1 1 2 2 माइनस 2 0, सिंपल, ठीक है। तो एक्स की ऐसी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि जब आप उस 1 को इसमें रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, LHS मैंने ले रखा है, सिर्फ LHS सॉल्व कर रहा हूं, 1 1 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया कितना? RHS। तो ये जो 1 है सर, इसी को बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्या सर एक ही होगा? नहीं नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो इसकी दूसरी वैल्यू, इसकी दूसरी वैल्यू एक बार -2 रख के देखो तो, -2 रख के देखो तो, -2 रखेंगे सर, -2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे -2 होल स्क्वायर, एक्स की जगह रखेंगे -2 ये वाला -2 तो लिखोगे ही। अच्छा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 4 4 0, अरे वाह 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 वाह, ये भी 0 कर रहा है, ये भी 0 कर रहा है, x इक्वल्स टू 1 भी इसको 0 कर रहा है, x इक्वल्स टू -2 भी इसको 0 कर रहा है। ठीक है भाई, आप तो अब समझ ही गए, ठीक है भाई, आप तो समझ ही गए, लेकिन इसको लाए कहां से प्रभु? 1 और -2 लाए कहां से, ये भी तो बताओगे कि बस सीधा लिख दोगे 1 और -2? ये तो बहुत इजी वाला लिख लिए थे आप। हाँ, जब हार्ड वाला लिखोगे तो उसमें तो समझ ही नहीं आएगा क्या रखना है 0 करने के लिए। यहाँ तो मान लो थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते थे कि 1 और -2 रख दो हो जाएगा। तो भाई इसका प्रोसीजर है, इसकी मेथड है, इसकी क्या है?
मेथड है टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट को फाइंड करने के लिए अपने पास मेथड है। अब उस देखो पहले तो मैंने ये समझा दिया है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट होता क्या है, ठीक है, रूट क्लियर हो गया। अब इसे निकालते कैसे वो भी तो समझ लो ना, ठीक है। चलो उसके लिए मेथड है, जो पहली मेथड है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन। क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन किया था, 9th में भी किया था, ठीक है। आओ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आसान क्या ही चैप्टर है यार, है ना, सबसे इजी चैप्टर। वर्ड प्रॉब्लम दमदार आती है लेकिन ध्यान देना उसको प्रैक्टिस करना होता है। चलो कुछ नहीं, सब इजी है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, बहुत इजी है। इस फैक्टराइजेशन को समझाने के लिए हालांकि ये आपको आता है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लेके मैं ये बात आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये अपने आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मुझे वो वैल्यू बताना है सर जो इसके LHS को 0 कर दे। x की ऐसी कितनी वैल्यू होगी सर? 2 वैल्यू निकल कर आती हो, दोनों निकाल के बताओ। दोनों निकालने के लिए भाई मैं बोलूंगा भैया ये जो इधर वाला LHS है ना, इसको फैक्टराइज करना सीखो। क्या करना सीखो? फैक्टराइज। जो आपने 8 से भी किया था फैक्टराइजेशन चैप्टर में, 9 से भी किया था। नहीं किया था तो अब बता दे रहा हूं, अब तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई इसको मैं बगल में पहले वो वाली लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड वाली, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड वाली, ठीक है। इसका अगर फैक्टराइजेशन करना है तो हमारे पास जो क्लियर मेथड है वो ये कहती है कि x² का जो कोफिशिएंट ac है भाई, a है, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया? ac आ गया, ठीक है। क्या आ गया? ac आ गया, वही मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। आपने सर कहा कि ये जो इधर है इसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एक बार ध्यान देना, जब ये हम कर रहे हैं जो प्रोसीजर, उसमें साइन से कुछ खास लेना देना नहीं, ठीक है, साइन नहीं। यहाँ पर सर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 और 6 का तो -12 आना चाहिए, नहीं 12 से मतलब है फिलहाल, ठीक है। तो 6 2 जा, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, अभी उस साइन का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सिर्फ ac करना है, मतलब 6 2 जा 12, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, ac निकाल दिया 12, ठीक है। अब मुझे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मुझे AC के लिए, मतलब इस 12 नंबर के लिए ऐसे 2 नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए। ध्यान समझो आराम से, ये जो AC मल्टीप्लाई करके नंबर आ गया है, इसके लिए ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका जब मैं मल्टीप्लाई करूं, जिनका जब मैं यहां पर एक नंबर लिखना होगा, एक यहां लिखना होगा, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर है वो AC आ जाए। वो क्या आ जाए? AC। AC मतलब जो ऊपर नंबर था वही वाला आ जाए, ठीक। लेकिन यहां पर कौन सा साइन है? यहां प्लस का है, प्लस का है। लेकिन जब मैं इन्हीं दोनों नंबर को ऐड करूं तो फिर ये B आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? ये B आ जाना चाहिए। इसी चीज को मैं यहां रिपीट करता हूं। AC मेरा 12 आ गया है, मुझे 12 के लिए ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 12 आ जाए। मैं बोल देता हूं 4 3 12 आ गया, ठीक है। अब मुझे 4 और ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए, 4 3 12। और क्या होता है सर? 6 2 12, हाँ ठीक है। ये 2 लोग आ गए, दे रहे हैं 12, ठीक है। लेकिन अब मुझे इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन B चाहिए। B यहां पर क्या है? यहां पर B 1 है, B यहां पर क्या है? 1। तो मुझे ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 हो, लेकिन यहां पर लास्ट साइन माइनस का है। यहां पर किसका साइन है? माइनस का। यहां पर किसका साइन था? प्लस का। तो ऐड करने पे मुझे क्या चाहिए था? B। ऐड करने पे क्या चाहिए था? B। लेकिन यहां पर साइन किसका है? माइनस का है। तो मुझे उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए? x का कोफिशिएंट, मतलब B। और B क्या है? 1। मुझे सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो वो यही वाले हैं सर, इनका सब्ट्रैक्शन, इसका कोई मतलब नहीं है, इस वाले का यूज नहीं है। इनका सब्ट्रैक्शन क्या है मेरे को? 1 है। इनका सब्ट्रैक्शन क्या है मेरे को? 1 है। 4 - 3 1। जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे तो आधा काम इसका हो गया, इस फैक्टराइजेशन मेथड का आधा काम हो गया। सबसे पहले फिर से एक बात इसको आराम से समझ लो,
सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाया मैंने और इधर का नंबर सी उठाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बिना साइन को देखे। यहां पर जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा हमें सब प्लस का ही देखना है। मल्टीप्लाई करके प्लस का नंबर मिल गया 12। 12 के लिए ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 12 हो, लेकिन अगर यहां साइन माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करके बी मिलना चाहिए, अगर यहां पर साइन प्लस का है तो ऐड करके बी मिलना चाहिए। तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करके अगर b लाना है तो सब्ट्रैक्ट करके b का मतलब 1 लाना है, तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा 4 और 3 को। इसका मल्टीप्लिकेशन तो 12 है और सब्ट्रैक्शन 1 है, बस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसी इक्वेशन के नीचे सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही आपने ढूंढ लिया आपका काम खत्म। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हाँ, अब आप क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस का साइन भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन प्लस के बगल में क्या है 1, प्लस के बगल में क्या है 1। इस 1 को लिखने का तरीका बदल देंगे, लिखेंगे 4 माइनस 3। जो दो नंबर आपने ढूंढे हैं उस 1 को इस तरह से लिखेंगे 4 माइनस 3, बाहर लिखेंगे x, ब्रैकेट यूज कर लेंगे, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 2x² प्लस इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x और ये माइनस 3x और ये माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हो गया, हो गया भाई। पहले 3 टर्म था, अब आपके पास 4 टर्म हो गए। कितने हो गए? 4 टर्म हो गए। अब हो गया है खेल खत्म, अब हो गया है खेल खत्म। पहले दो टर्म में से जो कॉमन है उसे कॉमन कर लेंगे। यहां पर कॉमन है 2x, इसमें भी है 2x, इसमें भी है, तो मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा 2x, तो आपको मालूम है कि ठीक है, आराम से समझो 2x² है, और जब इसे 2x डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये x से x कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ x। उस x को यहां कॉपी कर देंगे इसकी जगह पे, ठीक। फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इस 4x को 2x से डिवाइड करेंगे। सर 4x को जब 2x से डिवाइड कर रहे हो आप, x से x कटेगा, 4 2 2 जा 4, यहां पर लिख लोगे 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। यहां पर जो भी साइन होगा, यहां पर साइन की गलती बहुत करते हैं बच्चे इसमें, साइन की गलती, साइन पर फोकस रखना। यहां पर जो भी साइन होगा वही वाला साइन यहां पर लिख लेंगे नेगेटिव, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, देखेंगे कुछ कॉमन था क्या, पहले कॉमन तो लिख लो। इसमें कॉमन है 3 सर, ठीक है, 3 लिख लिया। 3 कॉमन करेंगे, इसमें से बचेगा सिर्फ x, क्योंकि यहां माइनस बाहर है इसलिए माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। ये बात इसमें खास ध्यान देना है कि जब भी आप इसको कॉमन निकाल रहे होंगे, इसमें जो ब्रैकेट में आएगा वही सेम यहां भी आएगा, वो हर बार हर क्वेश्चन में होगा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप उसका यही है कि अब आपके पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और इन दोनों में जो कॉमन है वो है आपका x प्लस 2। x प्लस 2 को कॉमन जब करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट से मिलेगा 2x, और ये वाला साइन माइनस का कॉपी करेंगे और यहां से मिलेगा 3 इक्वल्स टू 0। हो गया काम खत्म। कुछ समझे क्या? हो गया काम खत्म। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो प्रोसीजर मैंने समझाया यहां पर, उस प्रोसीजर को फॉलो करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर्स में, 2 लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। और जब फैक्टराइज आप कर लेंगे इस तरह से, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो जब 2 लीनियर फैक्टर आपके मिल गए हैं, इनको दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देना है। कैसे? बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। इसको x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दो भाई, और x कितना आएगा उधर भेजोगे तो -2, ठीक है। अगला 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल 0 है, इस 3 को उधर भेजो, 2x इक्वल्स टू आ गया 3, और ये 2 जाएगा डिवाइड में, x इक्वल्स टू 3/2। x की सर x की 2 वैल्यू आ गई है, एक -2, एक आ गई है 3/2। x की 2 वैल्यू आ गई है, एक आ गई है -2, एक आ गई है 3/2। तो बस रुक जाओ, यही वो 2 वैल्यू है। गौर से देखो इसे, यही है वो 2 वैल्यू, -2 और 3/2, जिसे इस इक्वेशन में रखने के बाद ये LHS को 0 कर देगी, LHS को 0 कर देगी। इसको बोलते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलो ये टॉपिक क्लियर है ना। फैक्टराइजेशन से आप अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर हम दूसरे वीडियो में करेंगे, पर यहां पर मैं सिर्फ आपको ये समझाने आया हूं कि भाई देखो, इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को आप एक ही बार में रिवाइज कर सकते हो अगर आपने पहले से आपको पता है, और नहीं मालूम तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही बार में पूरा सीख सकते हो। उसके बाद बुक उठाओ, क्वेश्चन सारा सॉल्व कर डालो भाई,
प्रोसीजर यही रहेगा, प्रोसीजर नहीं चेंज होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट चीज जो है वो समझते हैं। देखो सर, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करने की जो मेथड है वो है दो। आपने एक बता दी सॉल्यूशन फाइंडिंग बाय फैक्टराइजेशन, अगली है बाय फॉर्मूला मेथड। व्हाट आपने पढ़ सुना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसका यूज करके डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन या रूट को निकाला जा सकता है। अब वो फार्मूला समझ लो कैसे अप्लाई होता है। फाइंडिंग इक्वेशन, फाइंडिंग इक्वेशन, फाइंडिंग रूट्स of equation, finding roots of equation by quadratic formula, quadratic formula। वेरी गुड, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को, आ ही रहा होगा, आ ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो देखो फिर से स्टैंडर्ड, क्योंकि सब चीजें हम स्टैंडर्ड से ही उठाते हैं। पहले मैं फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेता हूं क्वाड्रेटिक की, which is ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन सर, जहां पर a b c सब नंबर लोग हैं, और लोग हैं नंबर लोग हैं, x जहां पर वेरिएबल लोग हैं, ठीक है, और a हमारा 0 नहीं है, ठीक है। ये सब बात पुरानी हो गई, ये हम जान चुके हैं। अच्छा, अब मुझे चाहिए इसका रूट, क्या चाहिए, रूट। तो रूट इज गिवन बाय फॉर्मूला। हमारे पास एक डिराइव्ड करके फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का डायरेक्ट अप्लाई करें तो सीधा रूट निकल आता है, समझ रहे हो। तो उस फॉर्मूले को मैं सीधा लिख रहा हूं, उसे रट्टा मार जाना है, उसे याद कर डालना है फॉर्मूले को, ठीक है, और वो फॉर्मूले पे सीधा वैल्यू रखनी है, रूट आ जाएगा। हाँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है ये जानने में कि ये सर फॉर्मूला लाए कहां से, ये तो बता दो, तो वो तो भाई उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि सर ये इसका मुझे फॉर्मूला कहां से आया, थोड़ा उसको भी ड्राइव करके लाओ, तो मैं अगली वीडियो में वो ड्राइव कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो जो बच्चों को सीधा फॉर्मूले से मतलब है और सॉल्व करने से मतलब है, टाइम कोई मतलब नहीं है खराब करने का कि वो आया कहां से उसमें, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो छोड़ो, सीधा देखो कि हमें आंसर निकालना कैसे, तो हमें तो रूट निकालने के लिए बोला जाएगा ना, वो फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा आपसे कहां से लेके आए, आपको सिर्फ रूट निकालने के लिए कहा जाएगा। और जब रूट निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जाएगा तो यू नीड टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस बात को जान लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख भाई, इसी को रट लो, ठीक, ये है रामबाण, यही वो फॉर्मूला है जिसको लगाने के बाद फटाक से इसका रूट निकल आता है, फटाक से इसका रूट निकल आता है। तो इसका रूट जब निकलने के लिए ये वैल्यू देखो a b c यही इस्तेमाल है, ये क्लियर आपको मिल जाती है इक्वेशन से, ठीक है। और जैसे ही इसमें रखेंगे वो रूट निकल आता है। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सर ये बताइए, रूट तो 2 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 ऐसी वैल्यू होती है जो 0 करती है, क्या दोनों रूट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? माइनस बी, यहां मैंने प्लस माइनस लिखा है क्या, प्लस माइनस, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करोगे, एक बार यहां माइनस के साथ सॉल्व करोगे, तो एक रूट प्लस वाले से आएगा, एक रूट माइनस वाले से आएगा। इसको सॉल्व करके एक एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करो। 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये रही क्वेश्चन। इसमें ये रूट अप्लाई करो, इसके दोनों रूट इसका यूज करके निकालो। ठीक है सर, इसका अगर यूज करके रूट निकालने के लिए कह रहे हो तो पहले तो इसमें ABCD लिखे हैं, तो पहले ABC लिखो सब। ठीक है, तो A हमारा है सर 6, हाँ इसका ABC लिखते हो साइन के साथ ही लिखना है। ठीक है, B हमारा है 7, C हमारा है -10, C हमारा है -10। ये ABC तीनों उठा के इसके अंदर रखो। ठीक है, रूट निकालने के लिए x इक्वल्स टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। एक रूट तो ऐसे आ जाएगा सर, है ना, और दूसरा रूट जो है
दूसरा रूट जो है वो x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये वो इससे आ जाएगा। ठीक है भैया, तो मैं यहां पे लिखता हूं माइनस बी की वैल्यू है 7 लिख लेते हैं, प्लस रूट लगा लेते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर विच इज 49, 7 7 जा 49, 4ac, ठीक है। 4a कितना है 6, c कितना है 10। भाई देखो ना 6 4 जा 24, 24 और 10 क्या होता है 240, कितना होता है 240, क्योंकि 10 में माइनस भी लगा है इसलिए आंसर आएगा माइनस का 240। ये माइनस का 240 जब यहां लिखोगे आप माइनस का 240 तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 मल्टीप्लाइड a की वैल्यू क्या लिखना है आपको 6। चलो तो क्या प्रॉब्लम है भाई, खिसकने के लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, -7 प्लस अंडर रूट 49 प्लस, देखो ये माइनस माइनस प्लस, देखो 240 प्लस 49 289, कितना हो गया ये 289। तो मैं यहां सीधा 289 लिखता हूं, टाइम ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं। 289 अपॉन में 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, -7 प्लस 289 अपॉन में 12, 289 का स्क्वायर रूट क्लास 8 में पढ़ा क्या, 289 का स्क्वायर रूट ये 17 का है, किसका है 17 का, ठीक है सर। तो -7 प्लस 17 अपॉन 12, 17 अपॉन 12। पहले मैं एक सॉल्व कर रहा हूं, दूसरे वाले में तो सिर्फ माइनस ही लगा ना, सॉल्व तो पूरा वैसे ही हो गई, सॉल्व तो पूरा ऐसे ही होगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं, बस हमको माइनस लिखना है। तो हम अगले प्रोसीजर में ये -7 यहां जो प्लस लिख रहा हूं वही सिर्फ माइनस होगा यहाँ पे बस, बाकी तो सोल्यूशन तो ऐसे ही होगा ना, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, ये सब प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 10 अपॉन 12, कितना हो जाएगा 10 अपॉन 12। इसे कैंसिल भी कर सकते हो, आपको 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12 विच इज 5/6, 5/6। तो जो इसका एक x की वैल्यू है वो 5/6 है, 5/6 जब इसके अंदर पड़ेगा ना तो इधर वाला 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहां पर दूसरे रूट के लिए सर ये -7 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, सॉल्व सब कुछ ऐसे ही होना है, बस ये जो माइनस है ना, इसको जो प्लस आपने लिखा है ना इसको माइनस लिख दो और 17 लिख दो और नीचे तो 12 आप लिखोगे, उसको तो रोक नहीं सकते। x इक्वल्स टू, तो माइनस माइनस प्लस -24 अपॉन 12, -24 अपॉन 12, 17 प्लस 4 7 कितना होता है 24, ठीक है। तो 12 2 जा 24 विच इज माइनस का 2। तो भाई दो रूट आपके सामने साफ दिखाई दे रहे हैं, एक रूट तो है 5/6, अगला रूट है आपका -2। तो भाई देख दो रूट हैं, दोनों रूट जब आप इसके अंदर रखोगे तो फट से 0 हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड व्हिच यूज्ड टू फाइंड, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यूज्ड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सीधा अप्लाई करो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना आएगा बेटा, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप फट से अप्लाई करना और इस तरह से सॉल्व कर देना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन अच्छे भी हैं, क्वेश्चन अच्छे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पर उसका डिस्कशन हम और वीडियो में कर लेंगे, यहाँ हमें सिर्फ समझना है इस चैप्टर को, ठीक है। इसलिए इजी क्वेश्चन उठा के आपको समझा के बता दे रहे हैं। चलो इजी क्या, ये भी इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इतना भी इजी नहीं है। आओ अब जो नेक्स्ट और लास्ट डिस्कशन है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिस हो गई है उसको समझ लो। अरे रे 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 सर, जो ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये अंदर बी स्क्वायर -4ac की जो वैल्यू है वो या तो 0 हो या तो बी स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा हो, और इस चीज को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? इस बी स्क्वायर -4ac को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो इस d की जो वैल्यू है या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है और तभी रूट निकल के आते हैं। अगर ये बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 नेगेटिव हो गया तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे आंसर आता नहीं है। और इसमें क्या, फिर आंसर फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी नहीं आता है, इसी बात को नेक्स्ट टॉपिक में हमें समझना है।
इसी बात को नेक्स्ट टॉपिक में समझना है। और वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर ये चीज, क्योंकि जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा इसको डिटेल में अब समझना है नेचर ऑफ रूट में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेचर ऑफ रूट। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट का नेचर क्या होता है, उसके रूट्स का जो है वो नेचर क्या होता है, उस बात को समझो। देखो नेचर कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है, जो रूट है, वो निकलता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 से। सर जो ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी भी सर इस तरह से अंडर रूट -16 इसकी वैल्यू नहीं निकाली है, हमने निकाली है अंडर रूट 16। इसकी निकाली है अंडर रूट 16 विच इज 4। ये तो हमने निकाला है, पर हमने ये कभी नहीं निकाला है अंडर रूट -16, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जो वैल्यू है उसका आंसर हमने कभी आज तक निकाला ही नहीं है, इसका आंसर कभी पाता ही नहीं। हमारे अभी तक के सिलेबस में इसको पढ़ा ही नहीं, हालांकि इसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, लेकिन यहाँ के सिलेबस में हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो सर अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा बेटा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या फिर कुछ नहीं होगा, फिर सॉल्व भी नहीं होगा। उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात 20, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली बात है, अंडर रूट के अंदर वाली बात है, तो इसको b² माइनस 4ac बोलते हैं और इस चीज को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, नेचर ऑफ रूट का मतलब ये होता है कि जो रूट निकल कर आ रहे हैं वो किस तरह के होंगे उस पर कमेंट करना है। जो रूट निकल कर आते हैं वो कैसे होते हैं उस बात पर कमेंट करना है, उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो अब ये a² प्लस bx प्लस c जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसके रूट किससे निकलते थे, हमने कहा कि इससे रूट तभी निकलेंगे जब ये अंदर वाली चीज ठीक ठाक रहेगी, अंदर वाली चीज 0 या 0 से बड़ी रहेगी। अंदर वाली चीज 0 से छोटी हो गई तो फिर ये सॉल्व होने वाला है नहीं भाई, ठीक। चलो तो देखो, तो फिर वही चीज मैं लिख देता हूं कि सर अगर d की जो वैल्यू है, मतलब d मतलब b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, उसकी जो वैल्यू है अगर 0 से बड़ी होती है, अगर 0 से बड़ी होती है, अगर 0 से बड़ी होती है तो जो रूट होते हैं ना, जो रूट निकल कर आते हैं, जो आंसर निकल कर आते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। व्हाट, रूट जो होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, दो रूट निकलेंगे अलग अलग। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो अलग अलग रूट निकल कर आएंगे। अगर ये d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो दो अलग अलग रूट निकल कर आएंगे। अगर इस d की वैल्यू सर 0 हो गई तो भाई, अगर इस d की वैल्यू 0 कर दोगे तो तुम ही बताओ मुझे, सर इसी को जब 0 कर दोगे तो क्या बचेगा, -b/2, तो सिर्फ -b/2 बचेगा। दोनों केस में वही सॉल्व होगा। तो जब 0 कर दोगे आप तो टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। भाई दो इक्वल होंगे और रियल होंगे, रियल मतलब एक दो रियल नंबर होंगे और दोनों के दोनों सेम ही होंगे। अगर 1 आया तो दोनों केस में 1 ही आएगा। भाई जब ये b² माइनस 4 से 0 हो जा रहा है तो x इक्वल्स टू क्या बच रहा है, -b/2 बच रहा है। तो -b/2 ये 2 बार लिख लेना बस, क्योंकि रूट हम जानते हैं 2 होते हैं इसलिए 2 बार लिख लेना। 1 और 1, इसका डिस्कशन पॉलिनोमियल में किया भी था हमने कि किस तरह से होता है, हालांकि उसको छोड़ो तो अभी यहाँ दो इजी समझो बस। अच्छा सर फिर अगर नेगेटिव आया तो सर, अगर ये नेगेटिव आया तो सर, तो बोला तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, हालांकि इसका रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आउट ऑफ सिलेबस की बात है, ठीक है। तो भाई इतना ही था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में इतना ही था।
इस चीज को मैं आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा लिया है और ये बात आपको समझ में सारी आ गई होगी। इससे ज्यादा इस चैप्टर में समझने के लिए कुछ भी नहीं है, लगाने के लिए बहुत कुछ है, सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ है, वो आपका काम है, पर समझने के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ये बात कि सर ये बताइए जब इसको सॉल्व करने के लिए आएगा तो हम फैक्टराइजेशन करें कि ये फॉर्मूला लगाएं? तो भाई जब क्वेश्चन आएगा तो पहले तो वो मेंशन करेगा कि फाइंड आउट सॉल्यूशन और रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अदरवाइज फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला मेथड। अगर वो मेंशन नहीं करता है, जस्ट क्वेश्चन इज गिविंग दैट फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन और सॉल्व द इक्वेशन, आप जो इजी लगे आपको वो मेथड लग रही है उससे निकालो, ये इजी लग रही है इससे निकालो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।